यहाँ तक कि जैन लोग रात्रि को भोजन इसलिए नहीं करते कि रात्रि को जो भोजन खाते हैं उस भोजन में अधिक मात्रा में जीव पैदा हो जाते हैं। उसमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट के अंदर वो डोरमेंट रहेंगे या वो फिनिश हो जाएंगे, और जैसे ही सनसेट होगा उसमें ज्यादा पैदा होंगे। अब क्रोध में चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाना पॉसिबल ही नहीं है, और शांत रहते हुए चेहरे पर क्रोध के भाव लाना, वो अपने आप परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकृति ने बनाकर भेजा है। तो प्रकृति ने आपसे कहा है कि आप सच बोलोगे तो ये होगा, झूठ बोलोगे तो ये होगा, आप क्रोध करोगे तो ये होगा, और आप अगर अक्रोध में रहोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ज्यादा पैदा होंगे तो आप उनकी ज्यादा हिंसा करोगे तो वो आपको ज्यादा हानि करेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि अगर आप हिंसा करोगे तो उसका आपके ऊपर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी को हम कहीं दूसरी दुनिया की चीज मानते हैं कि ये सांसारिकता है, ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है यह सब कुछ सही है, और उसके आगे जो आदर्शवाद की बात होती है, एक नियमों की बात होती है, एक व्यवहार की बात होती है, एक वैल्यू सिस्टम की बात होती है, ये कोई दूसरी दुनिया की बात है। और हमें उसको इसलिए फॉलो करना चाहिए कि दिस इज फॉर द जनरल गुड ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक तरह से हम दूसरे का भला कर रहे हैं उसको फॉलो करके। प्रकृति के नियम कोई ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में बैठा है उससे बदल नहीं जाता है, और प्रकृति का नियम कल अलग था और आज अलग है और कल अलग होगा, ऐसा होता नहीं है। जो प्रकृति का नियम था वही है और वही रहेगा। बिजली है, करंट है, अब करंट का मैनिफेस्टेशन बल्ब में है। आप करंट को नहीं देखते हैं, आप बल्ब को देखते हैं। बल्ब जल रहा है इसका मतलब करंट है। आप कोई आदमी आपसे कहे कि आप करंट दिखाइए तो करंट तो नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, लेकिन आप कहेंगे देखिए ये पंखा चल रहा है, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कि इसमें करंट है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हैं तो आप ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि आप जो तैयारी करवा रही हैं वो सिविल सर्विसेज के कोर्स से या उसके नियम से हट करके नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। आप तो केवल उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, वेलकम टू तथास्तु। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका ऑफिसर होना एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी बाकी पर्सनालिटी, उनकी बाकी जो प्रतिभाएं हैं, उसके आगे कहीं ना कहीं उसका मेंशन मुझे लगता है बाद में ही होगा। आज हमारे साथ हैं केसी जैन सर, 1980 बैच IRS ऑफिसर, रिटायर्ड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर, आप IRS रह चुके हैं, आपने सिविल सर्विसेज क्लियर किया। ये एक कहानी है जो हम बाद में ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक फ़िलॉसफी पढ़ाती हूँ और मेरे खुद के बहुत फ़िलॉसफिकल क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा ना, जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक साइड है जो आपसे ना वो ज्ञान लेना चाहती है जो आपके पास है। तो सर, आप मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को हमने कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने कहीं इसको पढ़ा है या किसी ने मुझसे कहा है, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सी बात है। स्पिरिचुअलिटी को हम कहीं दूसरी दुनिया की चीज मानते हैं कि ये सांसारिकता है, ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है यह सब कुछ सही है, और उसके आगे जो आदर्शवाद की बात होती है, एक नियमों की बात होती है, एक व्यवहार की बात होती है, एक वैल्यू सिस्टम की बात होती है, ये कोई दूसरी दुनिया की बात है। और हमें उसको इसलिए फॉलो करना चाहिए कि दिस इज फॉर द जनरल गुड ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक तरह से हम दूसरे का भला कर रहे हैं उसको फॉलो करके। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, स्वीकार नहीं कर पाया कि स्पिरिचुअलिटी इतनी छोटी सी, इतनी साधारण से एक सामाजिक व्यवस्था की बात नहीं हो सकती। इसमें कहीं ना कहीं और रहस्य, कोई ना कोई और तथ्य छुपा है। फिर यूं कहिए कि जैसे एक दिन विचार कौन था कि स्पिरिचुअलिटी मेरी समझ में प्रकृति के विज्ञान के अतिरिक्त, लॉ ऑफ नेचर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रकृति का नियम है ये बस।
और कुछ नहीं है। और प्रकृति शाश्वत है, सार्वभौमिक है, एटर्नल है एंड यूनिवर्सल है। प्रकृति के नियम कोई ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में बैठा है उससे बदल नहीं जाता है। और प्रकृति का नियम कल अलग था और आज अलग है और कल अलग होगा, ऐसा होता नहीं है। जो प्रकृति का नियम था वही है और वही रहेगा। वो देशकाल परिस्थिति से, समय और स्थान से बदल नहीं जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरी समझ में उसी रूप में प्रकृति के नियम की व्याख्या मात्र है। प्रकृति का नियम, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, उससे आपको शायद समझ में आएगा। स्पिरिचुअलिटी को मानने वाला हर आदमी कहता है, मुझे ध्यान है जब सिविल सर्विसेज की हम तैयारी करते थे तो एक एस्से लिखने को आया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, मैं उससे इसको रिलेट करना चाहूंगा सत्य को, कि ईमानदारी केवल एक नीति के रूप में, एक स्ट्रेटेजी के रूप में, एक सक्सेस मंत्रा के रूप में हमें अपनाना है, या ईमानदारी प्रकृति का नियम है? जब जो चीज हम नीति के रूप में अपनाते हैं वो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, कि कल थी आज जरूरत नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया। परंतु जो एटर्नल यूनिवर्सल नियम है उसको हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो हमारा अहित हो जाएगा। तो सच बोलनी अच्छी बात है, हमें विद्यालयों में सिखाया जाता है, हर धर्म में बताया जाता है, लेकिन सवाल यह कि अच्छी बात क्यों है, क्यों बोला जाना चाहिए, क्या जरूरत है? अगर मुझे झूठ बोलने से फायदा हो रहा है तो फिर मैं झूठ क्यों ना बोलूं, सच क्यों बोलूं? बिल्कुल। अब आप एक लाई डिटेक्टर के पास जाइए और वहां झूठ बोलिए। अब उनसे कहे कि साहब आपका नाम क्या है, मैं कहूं मेरा नाम केसी जैन, ना होकर के मैं तनु जैन बोलूं, तो पकड़ लेगा। लेकिन क्यों पकड़ लेगा? वो इसलिए पकड़ लेगा कि प्रकृति का ये नियम है कि जैसे ही मैं झूठ बोलने का प्रयास करूंगा मेरे भीतर हार्मोनल चेंज हो गए, मेरे ब्रेन वेव्स में अंतर आ जाए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मेरे इनर सेल्फ के मैनिफेस्टेशन है। मेरा एक इनर सेल्फ है और एक उसका मैनिफेस्टेशन है। जैसे बिजली है, करंट है, अब करंट का मैनिफेस्टेशन बल्ब में है। आप करंट को नहीं देखते हैं, आप बल्ब को देखते हैं। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट है। आप कोई आदमी आपसे कहे कि आप करंट दिखाइए, तो करंट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप कहेंगे देखिए ये पंखा चल रहा है, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कि इसमें करंट है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो एक इनर सेल्फ के कारण से हो रहा है। तो वहां जैसे ही परिवर्तन हुआ वैसे ही जो मैनिफेस्टेशन है, मेरा करंट का मैनिफेस्टेशन बिजली में या पंखे में है, तो वैसे ही उसका मैनिफेस्टेशन मेरे हार्मोनल चेंज में, मेरे शरीर में, मेरे नर्वस सिस्टम के अंदर, मेरी इन सब चीजों में है। तो उसका वहां मैनिफेस्टेशन होगा और वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो प्रकृति आपको बता रही है कि आप झूठ बोलेंगे तो आपके साथ ये होगा और आप सच बोलेंगे तो ऐसा होगा, और ये विज्ञान आपको प्रमाणित करके दे रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं। क्रोध आएगा तो क्या होगा? आप डिपेंड करेगा कि आप क्रोध की मात्रा कितनी है, आपका एंगर का लेवल क्या है, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर होंगे और उसी अनुपात में होंगे, उसी प्रोपोर्शन में होंगे। क्रोध आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, शरीर कांपने लगेगा, जुबान लड़खड़ाने लगेगी, सांस तेज चलने लगेगा, शरीर एकदम से ऐसे तिलमिलाने लगेगा, स्ट्रेस में। या ऐसा हो सकता है कि हम क्रोध में हो लेकिन ये सब परिवर्तन ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और क्रोध में है और ये परिवर्तन आ रहा है, ये उसका नियम है। अब शांत है, इसके विपरीत परिस्थिति है हमारे सामने, एक अपोजिट व्यू लेते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली काम, मेरी श्वास मंद चलेगी, मेरा मन शांत होगा, मेरा शरीर जो है वो स्थिर रहेगा, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होंगे। अब क्रोध में चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाना पॉसिबल ही नहीं है, और शांत रहते हुए चेहरे पर क्रोध के भाव लाना, वो अपने आप परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकृति ने बनाकर भेजा है। तो प्रकृति ने आपसे कहा है कि आप सच बोलोगे तो ये होगा, झूठ बोलोगे तो ये होगा, आप क्रोध करोगे तो ये होगा, और आप अगर अक्रोध में रहोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। वही बात आप लोभ के साथ, तृष्णा के साथ, मान के साथ, घमंड के साथ, वासना के साथ, घृणा के साथ लागू होती है। वही बात प्रेम के साथ, मैत्री के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, शांति के साथ, इन सब के साथ लागू होती है। तो प्रकृति ने दोनों व्यवस्थाएं और दोनों का परिणाम हमारे सामने स्पष्ट करके दिया है, और हमें
किसको अपनाना है ये नियम बताया है, अपने आप बता दिया उन्होंने। क्या कि आप केवल हम पूरी की पूरी फिजिक्स में क्या समझते हैं, हम प्रकृति के नियम को समझने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। हम इस साउंड सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इस स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे हैं, तो प्रकृति के एक नियम को हमने समझा कि किस प्रकार से साउंड वेव्स को कैप्चर किया जा सकता है और उन कैप्चर्स को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हमने इस प्रकृति को नियम को समझा, प्रकृति के नियम को बदला नहीं, हमने उसको यूज किया। तो स्पिरिचुअलिटी हमें इन प्रकृति के नियमों को समझकर और उन नियमों को अपने जीवन में हमारे हित के लिए उतारने का संदेश देती है कि आपको अपना, आपका परमार्थ नहीं है, परमार्थ है उसमें, आपका स्वार्थ है। इट इज फॉर योर गुड। इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी, हार्मोनियस, पीसफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ, देन यू विल हैव टू फॉलो दैट लॉ ऑफ द नेचर। और आप इसको एक्सटेंड करते चले जाइए, इसको एक्सटेंड करते चले जाइए, होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि प्रकृति को नियम को समझने में भूल करने से हमारे साथ क्या होता है और प्रकृति को नियम को समझने से हमारे साथ क्या होता है। जैन परंपरा के अंदर हिंसा और अहिंसा की बात आती है। जी सर। कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, मारेंगे तो हिंसा होगी। यहाँ तक कि जैन लोग रात्रि को भोजन इसलिए नहीं करते कि रात्रि को जो भोजन खाते हैं उस भोजन में अधिक मात्रा में जीव पैदा हो जाते हैं, उसमें सनलाइट चाहिए। सनलाइट के अंदर वो डोरमेंट रहेंगे या वो फिनिश हो जाएंगे, और जैसे ही सनसेट होगा उसमें ज्यादा पैदा होंगे तो आप उनकी ज्यादा हिंसा करोगे तो वो आपको ज्यादा हानि करेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि अगर आप हिंसा करोगे तो उसका आपके ऊपर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? हमने कहा कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्या बाधा आ रही है? तो सब ये इतना जो इंसेक्ट्स हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, मेरी फसल को खा जाते हैं तो क्या करें? मेरा अधिकार है कि मुझे ज्यादा फसल चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं उनको मार सकता हूँ। तो मैंने खूब इंसेक्टिसाइड्स यूज किया, खूब पेस्टिसाइड्स यूज किया और खूब उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन मार तो नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप किसी को छोटा समझे ही मत। एक छोटा सा वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दी और कितने शक्तिशाली 6 खरब की दुनिया सब हिल गई। हाँ, बिल्कुल हेल्पलेस हो गई। तो प्रकृति में आपको अधिकार ही नहीं है कि आप किसी को समाप्त कर सकें। तो अपनी फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने ये बनाया कि हम टनों के लिहाज से, मेट्रिक टन के लिहाज से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स छिड़का और खूब मारा, लेकिन क्या परिणाम हुआ? उनको हम खत्म नहीं कर पाए। आज वापिस हम ऑर्गेनिक खेती पर जा रहे हैं और उस मारने का परिणाम ये हुआ कि हजारों बीमारियों को हमने जन्म दिया। एग्जैक्टली। तो हमने उस प्रकृति के नियम की सामूहिक रूप से अवहेलना की, तो मानवता उसको सामूहिक रूप से झेल रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से अवहेलना करूंगा तो फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से उसको झेलना पड़ेगा। तो जितने भी धर्म है मेरी समझ के अंदर, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो केवल इस प्रकृति के नियम को समझने की और इसके अनुसार चलने की प्रेरणा देने का नाम है। जैसे हम लोग तथास्तु में बैठे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि आप जो तैयारी करवा रही हैं वो सिविल सर्विसेज के कोर्स से या उसके नियम से हट करके नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल। आप तो केवल उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। फ्रेम यूपीएससी का फिट है। हाँ, बच्चे को बस ये तैयार होना है कि उस फ्रेम में फिट हो, कैसे फिट होना है। तो जितनी भी परंपराएं हैं, वो चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे जैनिज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, वो सब प्रकृति के इस नियम को आपके पास अपने तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सब प्रश्न ये पैदा होगा कि मुझे तथास्तु में एडमिशन लेना है कि किसी दूसरे में एडमिशन लेना है, मुझे इस धर्म को मानना है कि इस धर्म को मानना है। तो जो आपको लगे प्रकृति के नियम के सबसे पास है उसको मान लीजिए, जो प्रकृति के नियम की अवहेलना करना है उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल। एक आपको लंबा चौड़ा टेस्ट उसमें लगाना, वही रहे हैं, जहाँ वही रहे हैं, आपको केवल इतना भर देखना है कि वो प्रकृति के नियम के कौन सा नजदीक है। बिल्कुल। तो सर ऐसा मतलब इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें तो जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी फिजिक्स का लॉ है और वो सबके लिए सेम है। वो आप पे भी लगेगा, मुझ पे भी लगेगा, संत पे भी लगेगा और वही एक शायद डाकू हो उस पे भी लगेगा। तो ये जो हमारा स्पिरिचुअलिटी का, जैसे हम कहते हैं एथिक्स, एथिकल वैल्यूज जिन्हें हम कह रहे हैं, वो भी एक तरीके का हमारे फिजियोलॉजी या हमारे पूरे इनहेरेंट एग्जिस्टेंस के साथ रिलेटेड है और ये सब पे लागू होगी।
अगर संत भी झूठ बोलेगा तो उस पे भी वही सेम रूल्स लागू हो रहे हैं जो बाकी सब पे हो रहे हैं। भी वो ऐसा है ना, वो परिवर्तन संभव नहीं उसके कोई वेश बदल लेने से या अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लेने से। जैसे ग्रेविटी के लाभ में परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ये नियम ही वही है। प्रश्न ये है कि हमने एक और कठिनाई रही, मैं समझता हूं। क्या कठिनाई रही, क्यों हम इसको अलग कर देखते हैं। हमने फिजिक्स को केवल भौतिक विज्ञान के, उसका हिंदी शब्द है भौतिक विज्ञान, लेकिन ये प्रकृति जो है, प्रकृति दो चीजों को मिलकर बनी है। इस बात को हमें समझना होगा, इस फिजिक्स को हमें समझना होगा। ये बिजली का बल्ब जल रहा है, इसमें दो धाराएं बह रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। केवल नेगेटिव से बल्ब नहीं जलेगा और केवल पॉजिटिव से बल्ब नहीं जलेगा। ये दोनों साथ में आएंगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट। डार्क एनर्जी और व्हाइट एनर्जी, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों डार्क मैटर, व्हाइट मैटर जो आजकल जी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि ये दोनों जब साथ में आएंगे तब प्रकाश होगा, तब पंखा चलेगा। हम कंप्यूटर पे आजकल दिन रात काम करते हैं, कंप्यूटर की भाषा क्या है? 0 1 तो कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है? 0 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रकृति का नियम ही बाइनरी है। जो भी एक पक्ष है उसका प्रतिपक्ष जरूर है। बिल्कुल, ये हीगल भी कह के कैसा? जी बिल्कुल है ही है, यह है तो वह भी है। बिल्कुल। आपका अभी आपने ग्रेविटी की चर्चा की, बिना दो चीज के हुए क्या ग्रेविटी होगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ग्रेविटी का नियम तो, और उसी ग्रेविटी के सिद्धांत के कारण ही तो ब्रह्मांड टिका हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि दो अलग अलग दिशाओं में शक्तियां खींच रही हैं, तो वो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है और वह संतुलन का आधार है। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो केवल पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। बॉडी हम मैटर के रूप में देखते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस केवल बॉडी नहीं है। उसको, बॉडी को ड्राइव करने वाला एक इनविजिबल चीज है जिसको हम बॉडी से नहीं जान सकते। जिसको कोई रूह कहेगा, कोई कॉन्शियसनेस कहेगा, कोई आत्मा कहेगा, जिस भी तत्व के नाम से आप कहिए। जो फिजिक्स की रिसर्च का विषय लार्जली रहा है वो केवल मैटर रहा है। उन्होंने कॉन्शियसनेस, चूंकि सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से जाना नहीं जा सकता, सेंसरी ऑर्गन के नाम से हम किसको जानेंगे? जो मैटर होगा उसको जानेंगे। जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, हाँ, जो उनको सेंसरी ऑर्गन बने ही मैटर को जानने के लिए हैं। और जो कॉन्शियसनेस है वो बियॉन्ड मैटर है। तो हम मैटर को जानने के लिए जो सेंसरी ऑर्गन है उनसे हम बियॉन्ड मैटर की चीज को जानने का प्रयास करते रहे, हम नहीं जान पाए तो हमने कहा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन रिजेक्ट करने से वो चीज अपनी जगह से चली तो जाएगी नहीं। सवाल यह है कि एक आदमी जिंदा है, एक क्षण पहले उसमें से क्या चला गया कि अब वो सब कुछ वही होने के बाद, मेरा भी परिचय आपने केसी जैन के रूप में दिया, उसमें से उस आत्म तत्व को निकाल दे, क्या फिर भी आप कहेंगे कि ये केसी जैन बैठे हैं, या आप कहेंगे केसी जैन की बॉडी है? तब वो तो फिर वो केसी जैन का परिचय इस शरीर का था या केसी जैन का परिचय उस आत्मा का था? नहीं, दोनों का मिलकर के था। दोनों का मिलकर, क्योंकि आत्मा को हम पहचानते नहीं और शरीर केसी जैन है नहीं, दोनों मिलते हैं तब उसका पूरा परिचय होता है। बिल्कुल। तो दोनों इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व दो चीजों को जो मिलकर के बना हुआ है। तो हमारे शोध का विषय फिजिक्स में अधिकतर केवल पदार्थ के ऊपर खोज रहा कि मैटर क्या है, और चूंकि हम मैटर पर कन्फाइन करते रहे और मैटर को ड्राइव करने वाली लाइफ फोर्स हमारा विषय नहीं रहा, तो फिर हमने ये अपना अधिकार मान लिया कि इस मैटर को चाहे मैं जैसे उपयोग कर सकता हूँ। ये जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की बात मैंने आपसे की, ये इसलिए पैदा हुई कि उस लाइफ को मारने का अधिकार हमने अपने आप को दे दिया। वो जो हम उस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जो चल पड़े, फिर एटम बम का विकास हुआ, ये हमारे दर्शन में जो अंतर आया, जो स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट को हमने उसमें से छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमें आंसर दे रही है। सर वापस से आ रहा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया जी, चाहे जहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब एक ही चीज, एक ही जो पार्टिकल है, कभी पार्टिकल जैसा एक्ट कर रहा है, कभी वेव जैसा एक्ट कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं ये। हाँ, स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि सब ये कि अब आप पदार्थ को जान नहीं सकते। और आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, तो आप भी जैन परंपरा से संबंध रखती हैं, मुझे नहीं मालूम कि कभी आप इस बात के संपर्क में आई कि नहीं आई। जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। जी सर।
और वो बहुत बड़े ग्रेट फिजिस्ट थे। आपको मालूम है कि उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या कहा? जैन परंपरा में एक शब्द आता है पुद्गल, पुद्गल, और पुद्गल को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर को सिग्निफाई पुद्गल करता कहा है। जाता है हाँ। कि अब मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। आज से 200 साल पहले जब एटम का आविष्कार हुआ हाँ। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम सबको जान लिया, अब फिजिक्स में हमारे लिए जानना कुछ बाकी नहीं रहा। दिस इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय हार्वर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। 3 years डाउन द लाइन उन्होंने कहा कि सॉरी गलती हो गई, अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है। 200 साल के बाद आकर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि हम पदार्थ को जान नहीं सकते। देयर इज नो वे वी कैन नो, इट्स सम काइंड ऑफ वेव, सम एनर्जी वेव, बट वी कांट नो इट। लार्जली दिस इज व्हाट स्टीफन हॉकिंस सेज। और महावीर ने 2600 साल पहले क्या कहा? उन्होंने कहा पुद्गल, जिसे हम इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर कहते हैं कि इससे आगे अब उसका कुछ डिवीजन नहीं हो सकता, उसको केवल ओमनिशिएंट जान सकता है, केवल ही जान सकता है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। अब देखिए आज की फिजिक्स और 2600 साल पहले की स्पिरिचुअल एक साइंटिस्ट की फिजिक्स सेम, वहीं कहीं ना कहीं आकर के मिल रही है। पुराना ज्ञान तो हम भूल गए, अब उसको नए तरीके से ढूंढ रहे हैं और के समझना है। हम वी हैव टू जस्ट हैव एन ओपन माइंड टू दैट। हाँ, क्योंकि पुराना ज्ञान भी तो इसलिए भूल गए ना कि हम बीच में जो लिंकेज था वो हम ही ने तो खोया, किसी ने हमसे कोई खोने के लिए थोड़े ना कहा था। हमने अगर नहीं समझना छोड़ दिया तो किसी और को क्या दोष देंगे? तो सर अब क्या हो रहा है सर, जो पुरानी नॉलेज थी उसी की रीपैकिंग होके वापस आ रही है। अभी सर मुझे एक बच्चा मिला और कुछ बात हो रही थी तो उसने मुझे बोला कि मैम आई एम अ मिनिमलिस्ट। तो ऐसे मैंने कहा अच्छा भाई मिनिमलिस्ट, मैंने कहा क्या है भाई मिनिमलिस्ट, पता तो था मुझे लेकिन मैंने कहा कि इससे समझता है। और जब उसने मुझे बताया मैंने कहा ये बात बहुत नई है, ये यूरोप से आई है या यूएस से आई है? कहते हैं मैम वहाँ पे बहुत रेट चल रहा है मिनिमलिज्म का, लोग रीयूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीद रहे हैं। मैंने कहा अपरिग्रह क्या है? प्रकृति का नियम ही तो है ना। प्रकृति ने हमें सब चीज की व्यवस्था करके दी है, सब चीज की व्यवस्था करके दी है, लेकिन उन्होंने एक नियम रखा है कि भाई इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना। नहीं कर। आप ये देखिए प्रकृति का नियम कितना सुंदर है, और केवल मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो सब उस नियम का पालन करते हैं। एक शेर है और वो जंगल में हिरन को मारकर खाता है। वो एक ही हिरन को मारेगा, खा जाएगा, और फिर उसका 1 सप्ताह का काम हो गया। उसने न शाम के लिए बचा के रखना है न कल के लिए बचा कर रखना है, और उसके बाद उसकी उस हिरन से कोई दुश्मनी भी नहीं है। दूसरा हिरन जब उसका पेट भर गया दूसरा हिरन उसके पास आ जाएगा तो वो उससे कुछ नहीं कहेगा, वो उसी तालाब के साथ उसके साथ पानी पिएगा। वह उसकी प्रकृति के उस नियम को मानता है। शेर मांस ही खाएगा क्योंकि प्रकृति ने उसको वैसा बनाया है, वह घास नहीं खाएगा। वो घोड़ा घास ही खाएगा, वह मांस नहीं खाएगा, वो मर जाएगा, दोनों ही मर जाएंगे, लेकिन अपने उस प्रकृति के नियम को नहीं बदलेंगे। मनुष्य को प्रकृति ने वरदान दिया है। वह वरदान ये दिया है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि आपको बुद्धि और विवेक नाम की 2 चीज दी गई है। यू हैव द इंटेलेक्ट एंड यू हैव द विजडम, और आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे जीना है। तो आप चाहे तो आत्महत्या करें और चाहे आप आत्म कल्याण करें, दोनों रास्ते आपके लिए इस सीमा तक और इस सीमा तक खुले हैं। तो आप कहते हैं कि साहब मुझे तो मारकर ही खाना है दिन रात, तो आप मारकर खाइए। और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, मैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलूंगा और मुझे बिल्कुल मिनिमलिस्ट लाइफ जीवन करना और मुझे किसी की हिंसा करनी नहीं, तो वो कीजिए। वो रास्ता चुनने का अधिकार प्रकृति ने मनुष्यों को दिया है। स्पिरिचुअलिटी बस इसी को समझने का रहा है। एब्सोल्युटली सर, लेकिन क्या होता है कि आजकल ना स्पिरिचुअलिटी अगर इंसान प्रैक्टिस करना भी जाए, खास करके स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हो, जुडिशरी की, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी लेकर आएं और वो मेडिटेशन भी करें, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता, उन्हें समझ नहीं आता कि हाउ दे कैन इंक्लूड मोर, हाउ कैन दे बी मोर स्पिरिचुअल इन देयर ओन जर्नी। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि बच्चा ये फॉलो करे तो उसका मतलब है ना उसका थोड़ा फोकस बढ़ जाए अपनी पढ़ाई के प्रति या अपने ओवरऑल जीवन के प्रति? जी ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो हमने कर ली कि पहले तो उसे ये समझ में आ जाए कि स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने से ही विल बी मोर पीसफुल, मोर हैप्पी, बिकॉज ही विल बी मोर क्लोज टू द नेचर।
इस सिद्धांत के प्रति उसका ज्ञान भी स्पष्ट हो और उसकी श्रद्धा भी हो। He should have the complete understanding of it and he should be committed to it also। वो जान तो रहा हूँ, मानूंगा नहीं, वो करेगा तो फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा। हाँ। दोनों तरफ से जाएगा, ये पहली बात है। दूसरा, फिर वही वाली बात है, अभी मैंने आपसे कहा कि मनुष्य को प्रकृति ने बड़ा अद्भुत, दिस द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। हम वैदिक परंपरा में जाएंगे तो कहेंगे वो ईश्वर का अंश है, जैन परंपरा में जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये मतलब कर्म भूमि में आया है, वो कर्म योग है उसका। लेकिन हम सिंपल शब्दों में समझें कि प्रकृति ने ये कह के भेजा है कि आप जो चाहे करो और जिस सीमा तक चाहे करो, अनंत क्षमताओं के आप धनी हो, आप कर सकते हो। उसके लिए उसने नेसेसरी इंटेलेक्ट और विजडम दे करके भेजा है। एक बहुत छोटा सा सिद्धांत प्रकृति ने आपको देके भेजा है, उसको समझने की बात है। उसको समझेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या? हमारी सांस 1 मिनट में लगभग 17 बार चलती है। हम 17 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये एक एवरेज है। कभी हमने सोचा है कि हमारी जिंदगी सांसों में है कि सालों में? लोग कहते हैं अभी 70 साल का हो गया, लेकिन ये भी कह देते हैं कि साहब इसकी इतनी ही सांस बची है, इतनी ही सांस बची है, इतनी सांस थी पूरी होगी। हम चूंकि सांसों को नहीं गिन पाते इसलिए हम सालों को गिनते हैं। यदि हम 1 मिनट के लिए इस सिद्धांत को मान ले कि हमारी उम्र सांसों में है, तो जितनी ज्यादा लेकर के जितनी जल्दी खर्च कर देंगे उतनी जल्दी काम पूरा हो गया। अब प्रकृति ने मुझे इस बात की छूट दी है जो किसी दूसरे प्राणी को नहीं है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट से चलते हैं, उनके पास विजडम और इंटेलेक्ट नहीं है, रैशनल बीइंग है हम। हाँ, और तो हम चाहें तो अपने श्वास की गति और लय को धीमा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ब्रेथ का एक नियम है, वो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा गोल्डन रूल है। रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ इज द बैरोमीटर ऑफ माई फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। श्वास की गति और लय मेरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। शरीर में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो मेरे श्वास की रिदम एंड स्पीड में चेंज आ जाएगा, ही होगा। हाँ, इमोशनल चेंज आएगा, थिंकिंग, आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे तो चेंज आ जाएगा। रिवर्स इज इक्वली ट्रू, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि यदि आप श्वास की गति और लय पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तो जिस कारण से आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा था, उसको ठीक करना प्रारंभ कर दें। तो यदि स्टूडेंट्स केवल इसका अभ्यास करें कि 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम को केवल अपने श्वास पर ध्यान दें और केवल इतना सा काम करें कि धीमे, लंबा, गहरा श्वास लें, जितनी देर में श्वास लिया उतनी ही देर भीतर रोके, फिर उतनी ही देर में उसको बाहर निकाले और फिर बाहर रोके। बाहर रोकना भी जरूरी है, उसका एक अपना विज्ञान है, हम चाहेंगे तो कभी उसके ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इट्स एन अमेजिंग साइंस, वेरी सिंपल साइंस। तो जैसे ही अब ये प्रयास जब आप करना शुरू करेंगे तो पता लगा कि 1 मिनट में आप 3 ही श्वास ले रहे हैं, जबकि चिंता में 1 मिनट में आप 20 श्वास ले रहे हैं। तो कहाँ 1 मिनट में 3 सांस और कहाँ 1 मिनट में 20 सांस, कहाँ 20 सेकंड में 1, कहाँ 1 मिनट में 20। अब जितना धीमा, जितना लंबा, जितना गहरा, जितना लय में होगा, म्यूजिकल होगा, रिदमेटिक होगा, उतना ही आपका मेमोरी लेवल में फर्क आएगा, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा, एंजाइटी लेवल लो हो जाएगा, आपके इमोशनल आउटबर्स्ट कम हो जाएंगे, आपका फिजिकल हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर के, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। दिल्ली के एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, ही इज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। उनका मेरे पास ये फोन आया, मैसेज आया कि सर मुझे प्रॉब्लम है एंड आई एम इन ग्रेट एंजाइटी, सो मच सो दैट आई एम इन डिप्रेशन एंड आई एम ऑन मेडिसिन। ही इज ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, ही इज इन डिप्रेशन। मैंने उनको केवल ये वाला फार्मूला कहा कि आप ये करेंगे, बोला साहब ये तो बहुत सिंपल है। फिर मैंने उनको उसके विज्ञान की चर्चा की कि इससे क्यों परिवर्तन होगा, बिकॉज ही इज ए मेडिकल स्टूडेंट, मच इजियर टू एक्सप्लेन इट टू हिम एज टू हाउ दिस साइंस वर्क्स। ऑक्सीजन का इंटेक कैसे बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, होल्डिंग से क्या होगा, एक्सेलिंग से क्या होगा, ये सारा का सारा मैंने उनको, उसका फिजिकल लेवल पे क्या असर आएगा, मेमोरी लेवल पे क्या असर आएगा, नर्वस सिस्टम लेवल के ऊपर क्या असर आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या चेंज आएगा। कल एक रात को ही उनसे 1 महीने के बाद मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा साहब कमाल हो, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, मेरी नींद ठीक हो गई, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया और मेरा एंजाइटी तो कहीं है ही नहीं, डिप्रेशन तो कहीं है ही नहीं।
no amount of medicine prescribed in the medical journals was able to help him for years together. And just the change. Just 1 month of this simple practice of inhaling, आप 5-5 सेकंड का बना लीजिए, 5 सेकंड का इनहेल किया, आराम से पूरा चेस्ट को एक्सपेंशन होने दिया, 5 सेकंड अंदर होल्ड किया, 5 सेकंड के लिए उसको एक्सेल किया, बिल्कुल म्यूजिकल, और 5 सेकंड के लिए उसको फिर बाद में होल्ड किया। अब 20 सेकंड में एक ब्रेथ लिया। अब 5 मिनट करेंगे तो आपके 15 होंगे, 10 मिनट करेंगे तो 30 श्वास हो गए। दिन में 2 बार कर लीजिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितनी बार करेंगे, it will make a world of difference to your memory, world of difference to your energy level, world of difference to your confidence level, world of difference to your sleep disorder, and so on and so forth. ये सब चीज चाहिए, यही तो चाहिए। और सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको? यही चाहिए ना आपको। अच्छा एक और है आपको, अब मैं उसका विज्ञान आपको बता रहा हूँ। आपके मन में आ रहा है करूँ ना करूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, करूँ छोड़ दूँ, भाग जाओ, में रहते हैं, कंफ्यूजन में दुविधा, रहते हैं। हर वक्त दुविधा। अब वो दुविधा ही सबसे ज्यादा जीवन का कष्ट का विषय होती है। जब वो दुविधा होगी तो आपका श्वास बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने श्वास को पकड़ करके बिठा लिया, याद है भाई साहब, आपको तो जाने नहीं दूंगा, अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। लाइट एंड डार्कनेस दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। हाँ एग्जैक्टली। तो जहां आपकी डार्कनेस है वहां अगर आपने दिया जला दिया तो ठीक होगी। द डार्कनेस हैज टू गो। तो आपका ब्रेथ डिस्टर्ब हो रहा है, आपने ब्रेथ को पकड़ लिया कि भाई साहब इसको तो हिलने नहीं दूंगा। अब वो ब्रेथ नहीं हिल रही है तो बाकी चीजें क्या करेंगे बेचारी? दे विल हैव टू गो। सो इट इज लाइक कि इतने सारे पैरामीटर्स है बॉडी में, आपने एक पैरामीटर को पकड़ लिया Yes. जिसको आप पकड़ सकते थे, तो बाकी जितने पैरामीटर्स हैं, जितनी सारी चीजें हैं, वो उसके कंट्रोल उसकी कंट्रोल में, वो कंट्रोल स्विच आपके पास है। यू आर द कंट्रोलर, दैट इज द डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर द मास्टर। प्रकृति ने आपको मास्टर बनाकर भेजा है, और उस मास्टर की उसकी स्विच की चाबी ये है कि आप इसको पकड़ लीजिए, इसको एक कंट्रोल कर इसको लीजिए। control इस कर लीजिए। पैरामीटर को आपने कंट्रोल किया, बाकी सारे पैरामीटर्स सारे- अपने आप लाइन में बाकी सारे अपने आप आएंगे। क्योंकि वो उससे पेग्ड है। मैं जैसे बोलते हैं डॉलर पेग वो पेगिंग हो जाए, साइकिल है, आप चक्कर घूम रहा है, आपने एक बार कोने से पकड़ लिया तो दिया आपने। पूरा पूरा। हाँ, तो आप कहीं से पकड़ लीजिए, जहाँ से पकड़ेंगे वहां से रुक जाएगा। और सबसे आसान है ब्रेथ के थ्रू। सबसे आसान है ब्रेथ के थ्रू पकड़ना। तो मैं कोई मेडिटेशन करने की कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ। इसे हमारी परंपरा में प्रेक्षा ध्यान में इसको समताल श्वास प्रेक्षा बोलते हैं। एक इसका ऐप भी बना हुआ है प्रेक्षा मेडिटेशन के नाम से, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस दिया। प्रोसेस ये सिंपल है, उसमें सिर्फ इतना है कि उसमें बेल सिस्टम है, तो ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड के बाद बेल बजती रहती है, तो आपको मालूम हो जाता है कि अब इनहेल करना है। हाँ, तो आप उसके साथ अलाइन कर लेते हैं। थोड़े दिन प्रैक्टिस होने के बाद, जैसे एक बार शुरू में आप ट्यूब से प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने आप फ्लो करते हैं, आप फ्लोट करते हैं, तो उसके बाद जरूरत नहीं रहती है। तो प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप बहुत सिंपल सा ऐप है, अपने ऐप स्टोर के ऊपर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें समताल श्वास प्रेक्षा या बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से उसको दिया हुआ है, उसको देख करके आप यूज कर सकते हैं। और इट्स अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम सारे सक्सेस की चाबी हमारे पास है। हमें केवल 2 ही बातें समझनी है। पहली बात ये समझनी है कि आप किस परंपरा को मानते हैं, इस बात को भूल जाइए, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी को मतलब लॉ ऑफ नेचर को मानना होगा। So it's more like science only. इट हैज टू बी। It's like science, लेकिन ये है कि वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। इफ इट इज नॉट फिजिक्स, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। Exactly. देन वी आर मिसिंग समथिंग। आई मीन दैट इज माय फर्म बिलीफ कि अगर वो उसके नजदीक नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो उसी नियम से ये फ्लो कर रहा है कि ये भी उसी का पार्ट है कि प्रकृति ने मुझे बेस्ट क्रिएशन बना करके भेजा है, एंड इफ आई एम द बेस्ट क्रिएशन, हाउ डू आई रिमेन बेस्ट, हाउ डू आई बिकम बेस्ट, उसका मेरे पास फार्मूला क्या है। तो ये उसका फार्मूला है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे हमें लाइफ में कैसे उसको यूज करना है। वे बैक इन 1975, आई मीन इट्स गुड 50 years now, I mean, entire population was not born. I went to my teacher. I was a rank holder in my senior secondary, so the expectations were raised कि साहब आपको you have to score a gold medal in graduation. And I was quite tense. तो मैं अपने टीचर के पास गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सर ऐसा है, एक प्रश्न आपसे पूछना है। अब वो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। कहने लगे बताइए। तो हमने कहा कि साहब आप पेपर सेटर हैं, यूनिवर्सिटी का पेपर सेटिंग आपके पास आता है, यूनिवर्सिटी 4-5 प्रोफेसर से पेपर सेट करवाती है, उनमें से किसी एक को पिकअप कर लेती है, फिर वही सर्कुलेट होता है। आप एग्जामिनर हैं, आपके पास आंसर शीट चेक करने के लिए आती हैं।
आप राइटर हैं क्योंकि आपने बुक्स लिखी हैं, और आप टीचर हैं जो क्लास में पढ़ाते हैं। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं क्लास में टॉप करूं, क्लास में नहीं, यूनिवर्सिटी में टॉप। यूनिवर्सिटी में टॉप। पूरे राजस्थान की उन दोनों एक यूनिवर्सिटी होती थी, अब तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हो गई। तो किताब तो हम वही पढ़ने वाले हैं। ये जो आपने बुक टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब कर रखी है, पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक है, हर कॉलेज में ये पढ़ाई जा रहे हैं, सब यही पढ़ रहे हैं। तो मैं कौन सा उसमें तीर मार करके ले आऊंगा कि साहब उसमें कौन सी मैं नई बात लिख दूंगा कि जिसके कारण से मैं तो गोल्ड मेडल ले जाऊंगा और वो 3rd डिवीजन हो जाएगा। तो कहने लगे बेटे मेरे पास ये प्रश्न करने वाले, तुम पहले विद्यार्थी आए हो, पहले स्टूडेंट आए, आई विल आंसर यू। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ और एक क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक्स का बड़ा की क्वेश्चन है एंड पिछले 10 सालों के पेपर उठा करके देखो, हर साल ये फर्स्ट क्वेश्चन आता रहा है, बिकॉज दिस एक्सप्लेन्स द एंटायर फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें कोई नकल वाली बात नहीं, तो इसे तुम अटेम्प्ट करके लाओ और देखना कितने मिनट में किया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस चैप्टर को पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया और फिर मैंने टाइम देख करके उसको किया और मैं उनके पास ले गया। 55 मिनट समय लगा। 55 मिनट? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आई गिव यू 10 आउट ऑफ 20। तो हमने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा 2 बातें दो, कई बातें उन्होंने बताई। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये देखो कि ये प्रश्न जो है तुम्हें आंसर शीट के ऊपर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न, और 3 घंटे का समय होता है। तो प्रैक्टिकली तुम्हें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 33 मिनट मिलेंगे। तुमने 55 मिनट अगर एक में ले लिए तो 22 मिनट तुम दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स के हाथ में, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर, नंबर 1। नंबर 2, तुमने लिखना शुरू कर दिया, न जाने कौन सी राम कहानी लिख दे रहे हो कि ये बता, वो खेत की पूछ रहा है, तुम खलियान की बता रहे हो, इतना सब किताबें पोथे भर दिए। जो बात पूछ रहा है उस पर सीधे आओ ना, कि वो क्या पूछना चाह रहा है वो बताओ ना, सीधा वहीं से शुरू हो जाओ। फिर उसने कहा कि मुझे वो असिस्ट करने के लिए समर वेकेशंस में बुला लिया करते थे। कहने लगे तुम तो मेरे साथ बैठ करके आंसर शीट चेक करते रहे हो, हेल्प करते रहे हो मेरी, तो तुम्हें मालूम है कि एक एग्जामिनर को एक आंसर शीट को चेक करने के लिए एवरेज 4 मिनट मिलता है, और 4 मिनट में उसको 20 पेज जो है वो टर्न करने हैं और उसको जजमेंट लेना है कि ये आंसर कितना बढ़िया और कितना खराब। तुम्हारा ये पर्सन नीचे नीचे जो लिखा हुआ है उसको कौन पढ़ेगा, बड़ा बोर, तुमने उसको पढ़वाना है। ये तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने उसका अटेंशन ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा आंसर शीट के थ्रू इंटरव्यू चल रहा, तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तुम्हारी प्रेजेंस जो है वो आंसर शीट के जरिए। इसको इस ढंग से सजा करके लिखो कि न चाहते हुए उसकी आंख पड़े, और जो तुम पढ़ाना चाह रहे हो वो जरूर पढ़ ले। फिर उन्होंने कुछ फार्मूला बताया कि तुम इसमें जो है मार्कर पेन लेकर के ये कोट्स को लिखो, ये ड्राइंग बनाओ, ये मैप दो, ये स्टेटिस्टिक्स डालो, टाइटल ऐसे लिखो, एक लाइन का गैप दे दो। अब इट शुड बी वेरी स्मूथ रीडिंग फॉर वेरी ढूंढना चाह रहे हो उसे तुरंत मिल जाए। I attempted that 3 times. 3rd time I took 33 minutes and he gave me 18 out of 20. And I got finally the same. I got 85 in out of 100 in final. यूपीएससी की तैयारी तो वही होगी भाई आपकी। वही तो ये जो है हमें जीवन के इन सूत्रों को समझना है यहाँ पर भी, कि ये एंजाइटी लेवल आएगा। अब 2 स्टूडेंट बराबर के इंटेलिजेंट है और वो तैयारी कर रहे हैं। एक का फेटिक लेवल हाई है, एंजाइटी लेवल हाई है, बार बार एस्केपिज्म आता है। एक का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, एनर्जी लेवल हाई है, फेटिक नहीं आ रहा। तो फर्क आ गया ना। बिल्कुल। तो अब अगर इसने इस मंत्र को समझ लिया कि कैसे उसका एनर्जी लेवल हाई रहे, कैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, और फिर इनका फर्क केवल एंजाइटी लेवल उस पर नहीं पड़ने वाला है, आपके इंट्यूटिव पावर भी पड़ने वाला है। आपको समझ में आने वाला है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। द डिसीजन मेकिंग विल आल्सो बिकम क्लियरर। क्लैरिटी आ जाए, उस पर फर्क पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल में अगर इस प्रकृति के इसने ये भी स्पिरिचुअलिटी ही है, ये उससे अलग हट करके नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर इज स्पिरिचुअलिटी, बस यही है। ऐसा मुझे लगता है जब क्लैरिटी आती है तो सब जगह आती है लाइफ में। जी है ना, आपके रिलेशनशिप्स में भी आती है, आपके करियर में भी आती है, इट्स नॉट इन आइसोलेशन, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आती है। ऐसा नहीं होता कि भी आप कभी एक जगह आपने क्लैरिटी ले ली और बाकी जगह अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि इंसान एक ही है, उसके पूरे ही एग्जिस्टेंस के अंदर परिवर्तन होता है। सर एक चीज जो अक्सर मतलब लोग बड़ा ना लड़ाई सी समझते हैं, वैसे तो आपने बताया कि वो यूनिवर्सल लॉ है और जो कि साइंस से ही रिलेटेड है, लेकिन साइंस और जो स्पिरिचुअलिटी है, या फिर जिसे कहना चाहिए साइंस या धर्म,
वो अक्सर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो कई बार मैंने लोगों को ऐसा समझा है कि भाई जो लोग बहुत साइंटिफिक ओरिएंटेशन रखते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को बड़ा नीचे आंकते हैं कि भाई अच्छा रिलीजियस बातें कर रहे हैं ये लोग, या वो इस विषय में बात हो रही है तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि नॉन साइंटिफिक बात है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। जो अभी तक साइंस नहीं है वही स्पिरिचुअलिटी या जिसे कहना चाहिए हायर अंडरस्टैंडिंग है। मेरी समझ में सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग जो है ना, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है। पहला तो शायद उन्होंने खुद ही स्पिरिचुअलिटी का सही मायनों में अर्थ नहीं समझा। दूसरा, आप एक टीचिंग का काम कर रही हैं। अब टीचिंग में 3 अलग अलग बातें, आप किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में जाती हैं। एक है एजुकेशन। एजुकेशन का काम है अच्छे ह्यूमन बीइंग तैयार। बिल्कुल। उसके बाद है सिलेबस। अब सिलेबस है सीबीएसई का है, आईसीएसई का है, आईबी का है, कैम्ब्रिज का है, ऑक्सफोर्ड का है, ये सिलेबस है। और सिलेबस केवल वही नहीं है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करती है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे कल्चर वाले, कोई डांस वाले, कोई क्राफ्ट वाले, कोई सिंगिंग वाले तैयार करती है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर तैयार करती है। एक सिविल सर्वेंट तैयार करती है। एक जनरल अच्छे स्टूडेंट्स, ओवरऑल पर्सनैलिटी वाले तैयार करते हैं। क्या हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी एजुकेशन नहीं दे रहा? एजुकेशन सभी दे रहे हैं, लेकिन सबका अपना एक प्रायोरिटी एरिया है, तो सबका एक अपना सिलेबस है। एक एजुकेशन है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिलेबस है। तो एक है स्पिरिचुअलिटी ऑफ नेचर, एक है रिलीजन। रिलीजन जो है इट इज समथिंग लाइक सिलेबस, कि सबने अपनी प्रायोरिटी और अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेबस अपनाया है। आपका स्कूल स्लम एरिया में है कि वसंत विहार में है? आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना चाहती हैं कि डॉक्टर्स तैयार करना चाहती हैं, उसके मुताबिक आपने अपने सिलेबस को चुन लिया, डिफाइन कर लिया। एजुकेशन आप दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एजुकेशन का मूल मकसद है उससे कहीं आप दूर हट जाए। अगर वो दूर हट रहे हैं तो फिर आप एजुकेशन नहीं दे रहे, आप कुछ और सिखा रहे होंगे। तो रिलीजन जो था वो इस कोर वैल्यू को पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है कि हम इन वैल्यूज को कैसे पहुंच। मैंने कहा ना कि आप उस रिलीजन को मानिए और ना मानिए, चाहे जो इस लॉ ऑफ नेचर के क्लोजेस्ट हो। एग्जैक्टली। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यही रिलीजन एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और प्लेटफॉर्म पे हम एक अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब पोजीशन लेने के बाद इफ आई हैव बीन प्रोपेगेटिंग समथिंग फॉर एजेस एंड सडनली आई फाइंड दैट आई एम गेटिंग चैलेंज, देन आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी पूरी अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। आचार्य तुलसी ने कहा था ये सत्य शोध का जहाँ प्रश्न हो, संप्रदाय का मोह ना हो। When it comes to finding the truth, don't go by the sectarian belief. But then how many of us are able to follow it? सर बहुत विजडम चाहिए, और मुझे लगता है ट्रू सेंस ऑफ एजुकेशन चाहिए, है ना। यू हैव टू बिलीव इन द एजुकेशन एंड नॉट जस्ट द सिलेबस। जी जी, है ना। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अब्राहम लिंकन का लेटर टू टीचर याद है ना, सबको पढ़ना चाहिए। और टीचर है, टीचर। हाँ, तो बड़ा सुंदर सारी फिलॉसफी आ जाती है उसमें एजुकेशन की। वही बात हमारी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और रिचुअल्स के साथ लागू होती है। रिचुअल क्या है? रिचुअल जैसे स्कूल का सिलेबस है, तो उसको करने के लिए उन्होंने कहा आपका ये ड्रेस कोड रहेगा, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, करना पड़ेगा। वो दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि आप उस सिलेबस को पढ़े। लेकिन अगर ये दोनों ही सिलेबस और यूनिफॉर्म एजुकेशन को छोड़ देंगे तो फिर वो एजुकेशन नहीं है, वो कुछ और है। फिर तो वो कल्ट सा बन गया। हाँ, वो कुछ और है, वो एजुकेशन नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करने का नाम है। जो भी सिस्टम आपको फॉलो करने में हेल्प करता है, आपके उसके मुताबिक चलिए, और अगर मतलब वो नहीं है तो देन यू नीड टू टेक ए कॉल व्हिच वे टू गो। सर एक एस्ट्रोलॉजी को लेके अक्सर एक मन में द्वंद्व रहता है। मतलब मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस रही होगी जो एस्ट्रोनॉमी को और इस लॉ ऑफ नेचर को समझ के किसी तरीके का कुछ प्रिडिक्शन करती होगी। लेकिन अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उन लोगों ने पढ़ी और जो जिनको पढ़ना चाहिए था उन्होंने छोड़ दी, जो मैथमेटिक्स के स्कॉलर्स थे या जो एक्सेल करते थे उन्होंने छोड़ दी, और उन व्यक्तियों ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जिन्हें मैथ्स की, एस्ट्रोनॉमी की गहन नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद शायद वो बहुत, जिसे कहना चाहिए, बदनाम सी हो गई कि एस्ट्रोलॉजी हैज़ लॉस्ट इट्स द रेलेवेंस। लेकिन सर क्या मतलब आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि क्या वो भी एक किसी तरीके का साइंस रहा होगा?
मेरा मानना तो है कि वो साइंस है, बट जैसा रिलीजन के साथ होता है वैसे ही अब जैसे आयुर्वेदिक साइंस है, लेकिन अगर कोई नौसिखिया एलोपैथी में ले लीजिए, अब अगर कोई वैक प्रैक्टिशनर अगर वो उसको देगा तो वो पूरी की पूरी साइंस को बदनाम करेगा। वही एस्ट्रोलॉजी के साथ भी होता है कि हर कोई आदमी कहे कि मैं जानता हूँ और प्रेडिक्शन करने लग जाता है, और अगर मेजोरिटी उनकी वैसे की हो जाती है तो और बुरी बात हो जाती है। तो पूरा साइंस हो जाता है, बिकॉज इस नेचर को समझने के कई तरीके हैं। एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम। एस्ट्रोलॉजी है, सामुद्रिक शास्त्र है, पामिस्ट्री है, चेहरे को देख करके लोग करते हैं, स्वर को देख करके लोग, मतलब स्वर का मतलब है श्वास के आने जाने की गति की, किस तरफ से सांस आ रहा है, किस तरफ से जा रहा है, कितना गहरा है, कितना छोटा है, इन सारी बातों का भी बड़ा अंतर पड़ता है। ये भी आप उसको स्वर विज्ञान बोलते हैं भारतीय परंपरा में, योग परंपरा में, बड़ा गहरा विज्ञान है ये। समथिंग लाइक लैब टेस्ट, जैसे एलोपैथिक के लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट है, लैब टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट होता है, उसी तरह ये तरीके के टेस्ट। आप क्या है कि देखिए, अब फिर लोग कहेंगे कि आप प्रेडिक्शन जो है इसका, तो इसने ये प्रेडिक्शन दिया, इसने ये प्रेडिक्शन दिया। अब प्रेडिक्शन तो ये सारी मेडिकल साइंस की वही किताब पढ़ने के बाद भी 3 अलग अलग डॉक्टर की 3 अलग अलग राय हो सकती है, बिल्कुल, और हम सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं। मुझे ध्यान है हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे और उनको चेस्ट में बहुत पेन रहता था, और वो हरियाणा से दिल्ली आए मेरे पास कि साहब डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल्ली जाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ दिल्ली के 3 बड़े अलग अलग सीनियर फिजिशियन से मैंने कंसल्ट किया, और कंसल्ट ही नहीं किया, उन तीनों की आपस में कॉन्फ्रेंस करवाई, और तीनों ने यूनैनिमस ओपिनियन दिया, एक दूसरे से बात करने के बाद ओपिनियन दिया कि साहब इनका पेन तो रहता है ठीक है, लेकिन इनको ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस का उनका ट्रीटमेंट चला। 2 महीने के बाद जहाँ हरियाणा के जिस गांव से वो आए थे, वहाँ के एक MBBS प्रैक्टिशनर ने उनसे कहा कि नहीं सर, देयर इज समथिंग सीरियस, आप फिर दिल्ली जाइए, दोबारा चेकअप करवाइए। उसने नाम नहीं दिया लेकिन संकेत दे दिया। फिर वो GB पंत में आए तो पता लगा 3rd स्टेज ऑफ कैंसर है। देन आई रैंग अप दोज डॉक्टर्स बैक। हमने कहा कि साहब मैं आपको शिकायत करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कोई जानबूझ कर कहा नहीं, दिस वाज योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर और आपके पास सैकड़ों लोग और आएंगे तो आपको उनको डायग्नोज करके बताना है। तो ये जो सिम्टम आए थे ये कैंसर के सिम्टम थे। ही एक्सपायर्ड विद इन 6 वीक्स। हाँ, दैट इज वे बैक इन 2001। तो अब क्या वो मेडिकल साइंस गलत थी या डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत? और वो भी 3, एक रामनव लोहिया के डॉक्टर थे, एक TB इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एक और प्राइवेट डॉक्टर थे, हमारे पारिवारिक लोग थे। इन तीनों ने पूरा सारा रिपोर्ट देख करके किया था। तीनों की कॉन्फ्रेंस करवाई थी। मेरे मन में पता क्या आया, उन तीनों की मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई और उनके यूनानिमस ओपिनियन था कि नहीं साहब इस ट्रीटमेंट को चलने दीजिए। और वो वहाँ बैठा जो था गांव में, अब मेडिकल साइंस रिजेक्ट नहीं हो रही, मेडिकल साइंस रिजेक्ट नहीं हो रही, प्रैक्टिशनर पे समझ, प्रैक्टिशनर की जो लिमिटेड नॉलेज है उसको हम कह सकते हैं कि वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाए, सभी जगह नहीं पहुंच पाई, उनकी अपनी समझ का। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी होता है, किसी भी विज्ञान में होगा। अगर आपने आप ऑफिसर से जब स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई तो क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ या कुछ ऐसी कहानी हुई या कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि ऐसा जैसे कभी होता है ना कि कुछ सडन ट्रिगर पॉइंट कि हाँ अचानक से कुछ रियलाइजेशन होता है कि हाँ अब से ये जर्नी मुझे स्टार्ट करनी है? नॉट रियली। मैं बहुत पहले से, आपको हो सकता है जानकर के आश्चर्य हो ये जब मैं 4थे स्टैंडर्ड में था और माइंड इट की आज के मुताबिक आप उसे 2nd स्टैंडर्ड मानिए, क्योंकि मैं 3 साल का पढ़ने लग गया था। तो उसके मुताबिक, क्योंकि मैंने 18 साल में तो ग्रेजुएशन कर लिया था, और मैंने जब सिविल सर्विसेज मैंने क्वालिफाई किया है तो क्वालिफाई सिलेक्शन होने के समय मेरी उम्र 21.5 साल थी, क्योंकि मेरी उम्र 1.5 साल ज़्यादा लिखी हुई थी। तो मैं जिस उम्र में आपको अपियर होना चाहिए उस वक्त सेलेक्ट होकर के मैं सिविल सर्विसेज में आ चुका था। वो क्योंकि वहाँ हमारे था कि साहब उम्र ज़्यादा लिखवा दीजिए, कोई बात नहीं, लाइक दैट। हाँ, वो बहुत पुराने समय में ऐसे क्योंकि इस वक्त कोई एफिडेविट भरा, वो एफिडेविट से काम हो जाता था, रिकॉर्ड तो कुछ होता नहीं था। तो उस वक्त मैंने रामचरितमानस पूरी पढ़ ली थी जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, और 4th स्टैंडर्ड के मतलब 7 या 8 साल का 8 रहा होगा, मैंने पूरी रामचरितमानस पढ़ ली, घर में पढ़ी रहती थी, पढ़ ली। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि ये जो कह रहे हैं ना, ये सिंबॉलिक भाषा है। हाँ। इसका मतलब वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। अब शिव जी बैठे हैं, उनके गले में सांप है, उनकी जटा बंधी हुई है, बाघ का कपड़ा है पहने हैं, ये चांद है सर के ऊपर, ये कोई हाड़ मास के पुतले गले में सांप बांधे हुए नहीं है। ये एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को बता रहा है, एक पर्टिकुलर दर्शन को बता रहा है। एक ब्रह्मा जी हैं, उनके 3 मुख है। ब्रह्मा जी कोई 3 मुख वाले ही थोड़े ही है। ये एक
त्रिआयामी चीज बता रहे हैं कि कोई ना कोई 3 डायमेंशनल चीज के बारे में बता रहे हैं। रावण के 10 सिर है, क्या रावण 10 सिर करके ऐसे सोता था? नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक प्रकृति की कहिए, ये मेरे मन में हमेशा से प्रश्न रहा कि ये कुछ और मैसेज दे रहा है। सिंबॉलिक। हाँ है ना कि हाँ। देवी के हमारे 9 स्वरूप है। एक जगह वो कमल पर बैठी है, एक जगह हाथ में वीणा लिए हुए है, एक जगह हाथ में वो शेर पर बैठी है, एक जगह वो किसी को महिषासुर कर रही है। तो ये उस शक्ति के 9 प्रोजेक्शन है, एस्पेक्ट्स है। विद्या जब रहती है तो वो शांत भाव के अंदर वीणा उसके हाथ में है। लक्ष्मी के रूप में वो निष्प्रिय होकर के कमल पर बैठी है ना। दुर्गा के रूप में अब उसको जो है अपना कर्तव्य निभाना है तो वो शेर के ऊपर सवारी कर रही है। दुष्टों का नाश करना है तो उसे वो उसका एक मैनिफेस्टेशन है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ ए कांसेप्ट। तो हमें सिखाते हैं कि एक तरीके से कि भाई आपके भी इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जी। ये जब आप पढ़ रहे हो तो शांत भाव से पढ़ो, आपके अंदर सरस्वती का वास होना चाहिए। जब आप कर्तव्य निभा रहे हो तो एकदम पैशन विगर के साथ आपका, तब उस वक्त पे ये नहीं कि द्वंद में फंस जाओ। और अगर कभी आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो महिषासुर मर्दनी भी बनना पड़ता है। मतलब ये इसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं कहता हूँ कंफ्यूजन कहाँ है? यह एक चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट है कि ये भाव है, इसको हम चित्र के रूप में कैसे समझा। और वो तब जब से आज 50 साल पहले तक तो आपकी और मेरी माता जी तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मेरी माता जी तो अनपढ़ थी। उन्हें समझाएंगे कैसे, उनको बताएंगे कैसे, ये बात उन तक पहुंचाएंगे कैसे? अगर उनको समझाने की कोशिश कर जाए 3 डायमेंशनल फिगर है और ये लॉ ऑफ नेचर इस तरीके से काम उनको नहीं आए, उसको कहानी बना दी। अब आज तक चली आ रही है और वो उनके जीवन का लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। उल्टे हम लोग बीच में फंस गए, उसको छोड़ दिया और नए को समझा नहीं। हाँ। इस विज्ञान को समझा नहीं और उनसे ज्यादा हम ज्ञानी बन गए तो उनको हमने छोड़ दिया। सर दुविधा में दोनों हो गए। सर इसीलिए एक बहुत अच्छे फिलोसफर है, वो हमेशा कहते हैं कि रिलीजन से जो ये वाले एस्पेक्ट्स हैं इनको पहले से समझा देना चाहिए कि ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, नहीं तो लोग इसके चक्कर में रियल एसेंस, रियल मतलब छोड़ देंगे। रियल छोड़, ये हो रहा कटाई हो रही है। हाँ, तो आजकल अभी जो नए बच्चे आते हैं ना, वो आके बड़े ऐसे ना बड़े फक्र से ऐसे बातें करते हैं, आई एम एन एथिस्ट। Atheist means you don't believe in yourself. I don't believe in any God. हाँ, but you believe in yourself at least. आप मत बोलिए ना, आप ये तो बात स्वीकार कर लीजिए ना कि ईश्वर ने नहीं, छोड़िए, प्रकृति ने, नेचर ने आपको इनफिनाइट पावर के साथ भेजा है। और अगर आप इसको पॉजिटिव यूज करोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे और नेगेटिव यूज करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। और इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है, इसी का नाम। एंड ये स्पिरिचुअलिटी मानने के बाद अपने आप को आप एथिस्ट डिक्लेयर करते हो तो कर दो, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे थीज्म का भी खैर अलग पूरी एक फिलॉसफी है कि थीज्म क्या सिर्फ एक भगवान है या सिर्फ प्रिंसिपल्स है या नेचर है। तो जो सबके अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, जो नेचर को मान रहा है वो थीस्ट हो गया। अगर नेचर को हम थीज्म के रूप में मान रहे हैं तो हो गया, बस बात हो गया। फिर वही आगे बात उतना इतना नहीं पड़ेगा, है ना? सर ऐसे कुछ इंस्टांसेस हुए क्या आपके साथ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा है, मतलब ऐसे आपने इतनी सारी चीजें देखी होंगी जो शायद अभी, मतलब हम लोग तो बहुत यंग, जिसे कहना चाहिए ना, हमारे अभी उतनी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ है जो हम अभी नहीं जानते हैं, जो हमें अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसे किसी के साथ एक्सपीरियंसेस हुए? रोज कब नहीं होता। ऐसा है कि देखिए, आप एक पुस्तक पढ़िएगा, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ब्रूस लिप्टन की। ठीक है सर। देखिए क्या है, आप उसको डायरेक्ट समझें या इनडायरेक्ट समझें, आप किसी भी रूप में उसको समझ लीजिए। एक तरीका यह है कि आप किसी चीज का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं और एक कि आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। एक किसी की आस्था है, अपने मंदिर में गए, कोई महावीर में विश्वास कर रहा है, कोई नानक में कर रहा है, कोई क्राइस्ट में कर रहा है, कोई अल्लाह में कर रहा है, कोई किसी दूसरे ईश्वर में कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। और वहां जाकर के आपने बहुत प्रार्थना की और एक आपने ये सब छोड़ दिया और मैंने आपको श्वास की प्रक्रिया बताई, आप बिल्कुल शून्य में भीतर चले गए एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एन आंसर, रिजल्ट इज सेम सब में। हाँ, तो
वो भी घूम फिर करके वही आ रहा है। वो केवल एक किसी का, जैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बात मैंने की, तो वो अपने भीतर में जाकर के वो किसी का आलम्बन ले रहा है और उसके माध्यम से आंसर कुछ, क्योंकि पिक्चर वही बन रही है। आप इसी कमरे में बैठे, हम लोग एक टॉक कर रहे हैं, इसी कमरे में महावीर है, इसी कमरे में नानक है, इसी कमरे में क्राइस्ट है। जो तस्वीर आप मन में बना रहे हैं उसका निर्माण होना शुरू हो चुका है आपकी आस्था के मुताबिक, और वही आपके अंदर मैनिफेस्ट होगी। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल दोस images that is there as part of your belief system. जिसने जैसा, हाँ, जिसने जैसा जाना उसने वैसा माना। हाँ, वो बनी। तो आपने कहा कि मुझे अपने में आनंद श्रद्धा है, आई एम a manifestation of infinite energy, that's good enough। फिर आप थीस्ट हो गए, फिर अथीस्ट नहीं रहे। पर आप ये कह रहे हैं कि मैं उसको भी नहीं मान रहा, अपने को भी नहीं मान रहा, तो उसके फिर हो गए, फिर पक्के नास्तिक के, फिर आप जो चाहिए जो कीजिए। तो आप अगर अपने आप में विश्वास रखें, जैन दर्शन तो है ही नहीं, वो तो महावीर की पूजा ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महावीर की पूजा इस रूप में करता है कि आपका जो रास्ता है उस रास्ते पर हम चले। मतलब आप एक तरीके से मेंटोर समझ, मेंटोर है, आपने एक रास्ता दिखाया, उनका जो पाथ है, यू हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड ऑन दिस, सो आई नीड नॉट रीडिस्कवर द व्हील। मतलब वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, रीइन्वेंट नहीं करना, एस्पिरेंट्स हैं। हाँ, हमें रीइन्वेंट नहीं करना है। हाँ। पर बाकी तो बात वही की वही है। तो आप ये कहें मुझे रीइन्वेंट करना है, तो आप बिल्कुल महावीर और बुद्ध की तरह, नानक की तरह आप रीइन्वेंट भी कर सकते हैं। और आप कहें कि नहीं साहब, मुझे समझ में आ गया, मुझे फेथ है, वो ठीक बता रहे हैं, तनु जी ने आज क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया, मुझे उसके मुताबिक जाकर के आज आंसर लिख के आना है, तो आप ऐसा कर लीजिए। आप कहें नहीं साहब, मुझे तो जो है फिलोसफी की किताब सारी दोबारा पढ़ करके फिर समझना है, तो आप दोबारा पढ़ करके समझ लीजिए। दैट इज योर, पहुंचना वही है, पहुंचना आपको वही है, आसान और मुश्किल का अंतर है। तो ये जो कहना, ये मैं समझता हूँ कि इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। बट ये साइंस है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साइंस है कि हम जीन्स के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जीन से हम, एक जीन के हम प्रोडक्ट है। अब तो मेडिको है, एक जीन से हमारा पूरा निर्माण हुआ, और उस जीन में वो सारे गुण छुपे हुए थे जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो सारे के सारे गुण उसी एक जीन में थे। उस डीएनए, सर डीएनए में भी सर अभी साइंस ने बताया कि हम सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, 90% से ज्यादा तो जंक डीएनए जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद आगे चलिए, उस जीन से जो मैन्युफैक्चर हो गया, जो तैयार हो गया, क्या उतना ही सत्य है, या उसका निर्माण होने के बाद उसके चारों तरफ जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उस जीन में वो कांस्टेंट चेंजेस ला रहा है? आपका ऐप जो तैयार हुआ, उस ऐप में जो दिन रात डेटाबेस लोड हो रहा है और उसमें ऊपर कोई आदमी लगातार उस ऐप के ऊपर काम कर रहा है, तो वो ऐप वो ओरिजिनल वाला रह जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि जो एक ओरिजिनल ऐप था वो आपका जीन था, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऐप ही नहीं रहा, तो नया ऐप तैयार हो गया, एक नया वर्जन तैयार हो गया। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सोच है आपके प्रति, वो आपके उस जेनेटिक ऑर्डर को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, विच इन टुडे साइंस इज नोन एज एपिजेनेटिक्स। तो वो एपिजेनेटिक्स इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन जेनेटिक्स, बिकॉज जेनेटिक्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, एपिजेनेटिक्स के ऊपर आपका कंट्रोल है। तो आप किस तरह का बिलीफ सिस्टम अपने चारों तरफ अपने लिए बिल्डअप करते हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस साइज एंड वर्क ऑन इट फॉर वन स्वयं गुड, नॉट फॉर अदर्स गुड। स्वार्थ की बात, परम स्वार्थ है, ये परम स्वार्थ है, परमार्थ परम स्वार्थ है, उसको कुछ चल रहा। एक बिल्कुल बात सही है सर कि एथिकल होना दूसरों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल है, होना ही है। आपकी वर्थ अपनी ही आंखों में बेहतर होती है। सोचिए, मैं कई बार ऐसा बहुत बच्चों से ना कभी बात होती है, वो कभी मैं एथिक्स की क्लासेस लेती हूँ, तो जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ ना, तो कई बच्चे सवाल कहते हैं, मैम आज के ज़माने में एथिकल होने का कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसा है वैसा है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, एक ऑप्शन लेते हैं कि तुम्हें दुनिया में एक व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिले और बाय चांस वो व्यक्ति तुम ही हो, क्या तुम खुद के साथ रहना चाहोगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है उत्तर देना मेरे क्योंकि इंसान खुद को तो जानता है ना। हाँ। उसको पता है मैं एथिकल अगर नहीं हूँ तो मैं खुद के साथ भी नहीं रह सकता। तो या तो इस अपने शरीर में भी तो रह ही रहे हो ना। हाँ। तो यानी अगर तुम खुद के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें लगता है झूठ बोलना गलत है, दूसरा ना बोले,
लेकिन तुम बोल रहे हो, तो तुम खुद के साथ कैसे रहोगे? तो एटलीस्ट बिकम द पर्सन यू वांट टू लिव विद। बिल्कुल सही बात है आपकी। सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया सर। सर इतना एनलाइटनमेंट का एक जिसे कहते हैं ना, एक लाइट अरे महसूस हुई सर। थैंक यू सो आई एम मच। वेरी हैप्पी एंड इफ इट कैन रीच आवर young aspirants, I'll be really happy because probably they need to understand it in more simplistic way and in direct way. Yes, sir. Currently the thing is, जो नई पैकिंग आ भी रही है ना, वो कहीं ना कहीं एसेंस को भूल जाती है ना। जैसे चाहे वो कोई भी हो गया, चाहे वो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, मिनिमलिज्म हो गया, और वो मेडिटेशन के अंदर भी वो हमारा वो प्रेक्षा छोड़ के मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है, या प्राणिक healing हो गया, प्राणिक फूड हो गया। अभी 3 चीजों पर कभी जब समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। एक 3 सिद्धांत को मैं मान के चलता हूँ, मैं उसकी चर्चा आज कर देता हूँ, लेकिन फिर चर्चा पहले कभी अलग रखेंगे। वो है लेस इज मोर। लेस इज मोर। हाँ, ईट लेस, बी हेल्दी, थिंक लेस, बी इंट्यूटिव, ब्रीथ लेस, लिव लॉन्गर। सर फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, इस तो पर बहुत जल्दी बात करेंगे। जी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।